कंजेनिटल ग्लूकोमा। कंजेनिटल ग्लूकोमा मीन्स कि ऐसा ग्लूकोमा जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है या फिर बहुत कम एज में बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, अब ये तीन इसकी क्लासिफिकेशंस हैं। एक होता है ट्रू कंजेनिटल और दूसरा होता है इन्फेंटाइल और थर्ड वन इज़ जुवेनाइल। जो ट्रू कंजेनिटल है वो बर्थ पे प्रेशर राइज होता है। ठीक है, जो बच्चा पैदा होता है उसी वक्त उसमें ग्लूकोमा होता है। इन्फेंटाइल 3 इयर्स तक हो सकता है और जुवेनाइल 16 इयर्स तक हो सकता है। ठीक है, अब जो जुवेनाइल ये इसकी तो बात समझ में आती है कि बाय बर्थ है तो इट मे बी ड्यू टू एनी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी। ये भी टू सम एक्सटेंट कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, लेकिन जो जुवेनाइल ग्लूकोमा है इसमें कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं, बट इसके अलावा अदर डिजीज़ ऑफ द आइज़ एंड सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स भी होती हैं। ठीक है, तो कंजेनिटल में डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ में डिसजेनेसिस मीन्स कि डेवलपमेंट इज़ नॉट नॉर्मल, आइज़ की डेवलपमेंट इज़ नॉट नॉर्मल, इसकी वजह से ऑक्यूलर डिजीज़ की वजह से और सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स की वजह से। ठीक है, बस आपको इनका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लेकिन ये आपको इनकी जो एज लिमिट है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी इन्फेंटाइल ग्लूकोमा। इसको हम लोग बोफ्थेल्मोस भी इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के अंदर होता है। इन्फेंटाइल यहाँ पे भी आपने देखा कि इन्फेंटाइल 3 इयर्स के अंदर होता है, तो हम ये वाला ग्लूकोमा यहाँ पे स्टडी करने लगे हैं। ठीक है, तो इस ग्लूकोमा की जो मेन कॉज है इट इज़ डिसजेनेसिस, मीन्स के जो एंगल है वो प्रॉपरली बनता नहीं है। जो हमारे पास ये वाला जो एंगल है ना, ये हमारे पास प्रॉपर बनता नहीं है। इट इज़ ड्यू टू द माल डेवलपमेंट ऑफ इंटीरियर चैम्बर एंगल। और आपको पता है कि जो ये एंगल है ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक्वस ह्यूमर यहाँ पे बनता है पोस्टीरियर चैम्बर में, वो आके इसी एंगल के अंदर ही तो ड्रेन होना होता है। अगर इस एंगल की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, इट मीन्स कि ड्रेनेज नहीं होगी, तो उसकी वजह से ग्लूकोमा होता है। ठीक है, अब एक और बात कि ग्लूकोमा होता है, लेकिन इससे पहले हमने कहीं नहीं पढ़ा कि आइज़ इतनी बड़ी हो जाती है, जिस तरह बैल गाय की आंखें होती हैं इतनी इतनी बड़ी, उस तरह से आंख हो जाती है। तो इस तरह की ग्लूकोमा तो हमने पहले बहुत जगह पे पढ़ ली है। ठीक है, लेकिन हमने ऑक्स आई का जिक्र क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि जो आँख की डेवलपमेंट है आई बॉल की, वो 3 इयर्स तक होती है। ठीक है, 3 इयर्स के बाद आइज़ की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। लेकिन आप खुद देखो कि यहाँ पे एंगल में एबनॉर्मेलिटी है, एक्वस ह्यूमर बन तो रहा है, ठीक है, लेकिन वो ड्रेन नहीं हो रहा। इट मीन्स कि वो आइज़ के अंदर ही कलेक्ट रहेगा, और जब वो अंदर ही कलेक्ट रहेगा तो उसकी वजह से डेवलपमेंट के दौरान ही अगर इतना ज़्यादा एक्वस ह्यूमर है तो आइज़ की डेवलपमेंट उस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, जिस तरीके जितना एक्वस ह्यूमर होगा उसी के अकॉर्डिंगली आइज़ की डेवलपमेंट उतनी बड़ी ही आइज़ हो जाएंगी। इसी वजह से बिकॉज़ ये डेवलपमेंट पीरियड के अंदर ये ग्लूकोमा होता है। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर उस एबनॉर्मेलिटी के साथ आइज़ उसी तरह से डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ क्राइटेरियाज़ है। एक तो एंगल में एबनॉर्मेलिटी होती है और बाय बर्थ होती है। ठीक है, बाय बर्थ होती है, इसीलिए हम इसको कंजेनिटल ग्लूकोमा की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। ठीक है, और दूसरा फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में होती है और कोई अदर एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको कहा कि इट मे बी ड्यू टू अदर आई डिजीज़ और सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स, उस तरह की इसके अंदर कोई अदर डिसऑर्डर की हिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, ये बच्चों के अंदर स्पेसिफ़िकली मेल्स के अंदर बहुत कॉमन होता है और ज़्यादातर अर्ली इन लाइफ प्रेजेंट करता है। देखो विदिन 6 मंथ्स पे ज़्यादातर प्रेजेंट करता है और 1 ईयर ऑफ लाइफ। ठीक है, बिकॉज एक्वस ह्यूमर वो जब इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा उस वक्त इसकी ज़्यादातर एबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं कि मेन आपने जो चीज़ याद रखनी है कि जो एंगल है, एंगल में मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे सबसे अंदर वाली साइड पे क्या होता है, शॉबैक्स लाइन। ठीक है, यहाँ पे होती है हमारे पास सीलरी बॉडी। ठीक है, उसके बाद
अब इस एंगल में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, श्वाबैक्स लाइन STSC, ठीक है। श्वाबैक्स लाइन होती है, ट्रेबेकुलर मैशवर्क होता है, स्क्लेरल स्पर और सीलरी बॉडी। ये सारी की सारी चीज़ें मिलके यहाँ पे ये एंगल बनाती हैं। और ये जो ट्रेबेकुलर मैशवर्क है वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाके ड्रेन करेगा, वो स्क्लेरल्स, वो हमारे पास ये शेलम कैनाल के अंदर, और शेलम कैनाल एक्वस वेन्स के थ्रू हमारे पास कहाँ पे ड्रेन करेंगी, वीनस सिस्टम ऑफ बॉडी के अंदर। तो इसके अंदर जो मेन एबनॉर्मेलिटी है वो इन स्ट्रक्चर्स की माल डेवलपमेंट है, या तो इस ट्रेबेकुलर मैशवर्क में एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं या फिर शेलम कैनाल के अंदर, ठीक है। अब इन पेशेंट से आपने जो चीज़ याद रखनी है कि इनके आँखों से हर वक्त यूँ पानी बहता रहता है, ठीक है। इनकी लिड का स्पैज़्म हो जाता है जिसको हम ब्लेफरोस्पैज़्म कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका कॉर्निया जो है वो इट इज़ हेज़ी। इस वाली इमेज में आप देखो कि कॉर्निया इज़ हेज़ी, ठीक है। जिस तरह से एक अपनी आइज़ को देखो और इस बच्चे की आइज़ को देखो। एक तो हिस्ट्री में जो है वो एक तो चिल्ड्रन होगा, ठीक है, एज बच्चे, एक तो बच्चा होगा, बच्चे की हिस्ट्री होगी। दूसरा आप देखो कि कितनी बड़ी आइज़ हैं, जिस तरह से गाय भैंस की या ऑक्स की होती हैं, बिल्कुल उस तरह से। तो इसमें हमारे पास आइज़ बहुत बड़ी होती है, साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है। तो इनके अंदर थर्ड हिस्ट्री क्या होगी कि देयर विल बी हेजिंग ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। तो इसके अलावा आंखों से पानी बहेगा, लिड का स्पैज़्म होगा, लाइट में देखा नहीं जाएगा, वो सारी हिस्ट्री भी होगी। तो हेजिंग ऑफ द कॉर्निया, बुफ्थेल्मोस और लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया एंड दिस, ठीक है। अब इसके साइंस में सबसे पहले तो आईओपी रेज करता है। सबसे पहले तो ग्लूकोमा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आईओपी रेज करता है। अब जो इसके साइंस हैं हम इंटीरियर से पोस्टीरियरली जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है कॉर्निया, फिर आता है एक इंटीरियर चैम्बर, फिर आता है आइरस, देन आता है हमारे पास लेंस, ठीक है। और फिर ये हमारे पास चैम्बर आता है, और फिर पीछे हमारे पास ये रेटिना आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो कॉर्निया का डायामीटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहली बात कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक फ़ीचर है कॉर्निया, अगर आप कॉर्निया के चैप्टर का इंट्रोडक्शन निकाल के देखो, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि कॉर्निया का डायमीटर कुछ डिजीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्लूकोमा में ख़ास तौर पे प्राइमरी ओपन एंगल और कंजेनिटल ग्लूकोमा में, ठीक है। इसके अलावा केरेटोकोनस के अंदर ये वाली थिकनेस कितनी ज़रूरी होती है, जिस तरह से कंजेनिटल ग्लूकोमा में इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये इसकी थिकनेस है, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद करनी है। उसके बाद इंटीरियर चैम्बर एंगल्स की बात करते हैं, ये डीप हो जाता है। आइरिस ट्रेमुलियसनेस होती है आइरिस में। इंटीरियर चैम्बर, ये हमारे पास जो एंगल है इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये जो लेंस के जो हमारे पास जोन्यूल्स हैं ये टूट जाते हैं, जिसकी वजह से लेंस डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। और पीछे जब हम लोग फंडस पे देखते हैं तो पीछे हमें यहाँ पे कपिंग नज़र आती है, ऑप्टिक डिस्क के अंदर यूँ एक बड़ा सारा कप बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में मिलती हैं। मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है, थिकनेस ऑफ द कॉर्निया, और कॉर्निया की एडीमा भी होता है, ना सिर्फ थिकनेस होती है इसकी राइज, थिकनेस इसकी बढ़ती है बल्कि एडीमा भी होता है कॉर्निया में। आइरस में हमारे पास ट्रेमुलियसनेस, एंगल एबनॉर्मेलिटीज़, लेंस की प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये पीछे कपिंग होती है, ये हमें ऑफ्थेल्मोस्कोप से नज़र आता है, ठीक है। तो इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कॉर्निया है, एक तो उसकी थिकनेस राइज़ करती है, एडीमा होता है, और उसकी कॉर्निया के आपको याद होगा कि एक डिसमेंट लेयर भी होती है। मैंने वहाँ पे आपको एक निमोनिक बताया था, ABCDE, ठीक है। एपिथेलियम, बेस, बोमेंस मेम्ब्रेन, ये हमारे पास उसका स्ट्रोमा था, ये हमारे पास उसके डिसमेंट मेम्ब्रेन, और ये एंडोथेलियम। तो इस डिसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर ब्रेक्स आ जाते हैं, और जब वो ब्रेक्स हील करते हैं तो उनको हम लोग हैब्स स्ट्राया भी कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया से रिलेटेड 3 चीज़ें, हैब्स स्ट्राया, थिकनेस और एडीमा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये आपको स्ट्रक्चर्स इनके सारे पता होने चाहिए। फिर इसके अलावा और ये कपिंग होती है, लेंस डिसलोकेट, और ये सारे फीचर्स, ठीक है। मेन चीज़ क्या होती है कि आई बॉल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि सपोज़ के नॉर्मल जो आइज़ है वो इतनी सी होती हैं,
मैं इससे बड़ा बना देती, इसको नॉर्मल कह देती अगर यहाँ पे इतनी जगह होती तो, लेकिन यहाँ पे चूँकि स्पेस कम है तो मैं आपको ये वाली सपोज़ कि ये आइज़ नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे ये लेंस है, जब लाइट आती है तो वो लेंस के अंदर यहाँ पे जाके फोकस हो जाएगी, ठीक है, इस रेटिना के ऊपर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि इतना ज़्यादा एक्वस ह्यूमर राइज हुआ ड्यूरिंग डेवलपमेंट पीरियड के आई बॉल का साइज़ ही बड़ा हो गया। लेकिन लेंस की पावर तो उतनी ही है, उसने तो उतना ही रिफ्लेक्ट करना है जितना यहाँ पे करना है। तो अब इमेज जो है वो यहाँ पे आके बनेगा इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इट मीन्स कि ये पेशेंट मायोपिक भी होते हैं, मीन्स कि दे आर नियर साइटेड पर्सन्स, ठीक है। होप सो कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने सीक्वेंस में बता दिए, ये आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि एक तो कॉर्निया की थिकनेस राइज हुई, कॉर्निया में एडीमा हुआ बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स इन द डिसमेंट मेम्ब्रेन। जब इस वाली लेयर में ब्रेक्स आ गए तो यहाँ से वाटर इजीली कॉर्निया के अंदर आ सकता है। इसके अलावा इसी डिसमेंट मेम्ब्रेन के ब्रेक की वजह से आईओपी भी राइज करता है। देन हैब्स ट्राया मैंने आपको बता दिया कि कॉर्निया की उसी डिसमेंट लेयर में जब ब्रेक्स आते हैं और वो हील करते हैं तो उसकी वजह से हैब्स ट्राया बनते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास उसके बाद हम इंटीरियर चैम्बर की बात कर लेते हैं, आइरिस की, लेंस की, और गोनियोस्कोपी पे एंगल एबनॉर्मेलिटीज़, फंडस पे हम लोगों को कपिंग मिलती है और मायोपिया मिलता है, ठीक है। इसके अलावा विजुअल एक्विटी का ज़िक्र, विजुअल एक्विटी भी कम हो जाती है बिकॉज पीछे जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। आप खुद देखो कि जब भी हमारे पास ये यहाँ पे कपिंग होगी तो यहाँ पे आपको पता है ऑप्टिक डिस्क में नर्व फाइबर्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, तो जब वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगी तो ऑप्टिक नर्व भी डैमेज होगी जिसकी वजह से विजुअल फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब जो मेन चीज़ें हैं इसके अंदर हमारे पास डायग्नोसिस के लिए आईओपी रेज होना चाहिए, ठीक है, डायामीटर एनलार्ज होना चाहिए, आई बॉल का साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए, गोनियोस्कोपी पे फाइंडिंग्स, और इसके अलावा कपिंग होनी चाहिए। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस हर वो कंडीशन जिसमें आई बॉल का साइज़ बड़ा होता है, कॉर्निया की हेजिंग होती है, आईओपी रेज करता है और टेयरिंग होती है, वो इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाएंगे, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में ये चूँकि कंजेनिटल कंडीशन है और डिसजेनेसिस की वजह से मेन के डेवलपमेंट नहीं हुई तो मेडिकल थेरेपी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, सो इट इज़ ए लिमिटेड रोल। लेकिन फिर भी हम लोग देते हैं मायोटिक्स, तो बिल्कुल भी नहीं देते क्योंकि मायोटिक्स का एक ही काम है, वो ड्रेनेज को बढ़ाती हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एंगल की डेवलपमेंट में एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कोई ब्लॉकेज नहीं हुआ, इसीलिए मायोटिक्स का कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम लोग दिन में 1 दफ़ा और बीटा ब्लॉकर्स और सीए इनहिबिटर्स हम लोग दिन में 2 दफ़ा दे सकते हैं। बट मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है सर्जरी। सर्जरी में अब हम लोग 3 प्रोसीजर्स करते हैं। अब इनके आपको इंडिकेशंस पता होने चाहिए। एक करते हैं हम गोनियोटमी, जब कॉर्निया क्लियर होता है, ठीक है, कॉर्निया क्लियर हो तो हम गोनियोटमी करते हैं। अगर कॉर्निया हेज़ी हो तो हम ट्रेबेकुलोटमी करते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी मतलब दोनों प्रोसीजर्स अबव फेल हो जाए तो लेट स्टेज पे हम ट्रेबेक्युलेक्टमी करते हैं। तो ये आपको इनकी इंडिकेशंस ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। गोनियोटमी इज़ द प्रोसीजर ऑफ चॉइस। इसमें मैंने आपको पहले बताया एंगल में एबनॉर्मेलिटी होती है तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से इस एंगल के ऊपर इंसिजन देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एंगल कहाँ पे होता है। जब अपनी आइज़ को आप एग्ज़ामिन करो लाइट में खड़े होके मिरर के सामने तो आपको पता लगेगा कि एक आपकी आइज़ में एक ब्लैक कलर का एरिया, एक वाइट कलर का एरिया, इन दोनों का जो जंक्शन है वो हमारे पास, हम उसको लिम्बस कहते हैं और ये एंगल एग्जैक्ट उस जगह पे होता है। हम उस जगह पे इंसिजन देते हैं और उसको हम इंशेलम केनाल के साथ कम्युनिकेट करवा देते हैं। बिल्कुल इस तरह से देखो ना, अगर आप इस वाली फिगर में मैंने एक ड्रॉ करने की कोशिश की है कि हम लोग इस एंगल के ऊपर इंसिजन देते हैं और ये जो इंटीरियर चैम्बर है उसको हम डायरेक्ट शेलम केनाल के साथ मिला देते हैं। इन केस कि अगर ट्रेबेकुलर मैशवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो वो बजाय एक्वस ह्यूमर ये ट्रेबेकुलर मैशवर्क में जाए, वो डायरेक्ट शेलम केनाल में चला जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेबेकुलोटमी में, इस गोनियोटमी में हमने मैशवर्क को कुछ भी नहीं किया था, बट इन ट्रेबेकुलोटमी हम मैशवर्क को कट करेंगे, ठीक है।
मैशवर्क को रिमूव करके हम इंटीरियर चैम्बर और शेलम कैनाल के दरमियान कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो गोनियोटमी और ट्रेबेकुलोटमी, देखो दोनों में ओ आ रहा है, और गोनियोटमी एंड ट्रेबेकुलोटमी, इन दोनों में हम इंटीरियर चैम्बर को शेलम कैनाल के साथ यूँ मिला देंगे। ये हमारे पास क्या है, इंटीरियर चैम्बर और शेलम कैनाल, ताकि यहाँ से एक्वस ह्यूमर बजाय इस एंगल में जाके ड्रेन होने की डायरेक्ट शेलम कैनाल के अंदर जाके ड्रेन हो जाए। ठीक है, अगर दोनों प्रोसीजर्स फेल हो जाएं फिर हम ट्रेबेक्युलेक्टमी करते हैं। इसमें क्या होता है, हम एक्वस ह्यूमर को बजाय शेलम कैनाल के अंदर ड्रेन करने के हम डायरेक्ट आइज़ के बाहर ड्रेन करवा देते हैं। सब कंजक्टाइवा में, कंजक्टाइवा में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आइज़ के ऊपर यूँ एक हमारे पास म्यूकस लेयर होती है, ये उसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। तो उस कंजक्टाइवा ऑब्वियसली बाहर वाली साइड पे होता है, आइज़ को बाहर से कवर किया होता है, तो हम उस सब कंजक्टाइवा के अंदर उसको डायरेक्ट ड्रेन करवा देते हैं। या फिर हम एक आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम हम इसके लिए बना देते हैं, या फिर हम लोग लेज़र करते हैं और जो सीलरी बॉडीज़ ज़्यादा एक्वस ह्यूमर बना रही हैं हम उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, बट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज़ गोनियोटमी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए गोनियोटमी, ट्रेबेकुलोटमी और ट्रेबेक्युलेक्टमी में क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, बेसिकली इनको हम लोगों ने ये प्रोसीजर्स करने इसलिए हैं ताकि एक्वस ह्यूमर को हम आइज़ के बाहर निकाल सकें। अब वो या तो हम उनको उनके ड्रेनेज पाथवे के साथ मिला देते हैं डायरेक्ट, या फिर बाईपास करके कुछ स्ट्रक्चर्स को, या फिर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको आँख के बाहर जो है वो लिड के अंदर और आई बॉल के बाहर हम उसको डायरेक्ट ड्रेन करवा देते हैं। तो आपको इनकी इंडिकेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। ये सब प्रोसीजर्स बहुत इजी हैं, मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, लेकिन आपको उन सब की इंडिकेशंस ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है।